लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? जिसका पर्पस है टूरिंग करना, कभी कभार ऑफ रोडिंग करना और बड़ी बाइक चलाना। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड हिमालयन 450 के बारे में। दोस्तों ये है पूरा फेसलिफ्ट कर लो, पूरा चेंज हो गई है बाइक। और आज बात करेंगे हम लोग इसकी ओनरशिप रिव्यू के बारे में। जो इस बाइक के ओनर है आज उनसे बात करेंगे कि यार कैसी लग रही है बाइक चलाने में, और जो पहले बाइक अगर चलाई है तो इसमें क्या फर्क आया है। तो फटाफट से बुलाते हैं रुशील को जो इस बाइक के प्राउड ओनर है। हाय रुशील, कैसे हो? बढ़िया भाई, आप बताओ। एकदम बढ़िया, आपको स्वागत है। आपकी बाइक तो देखो बहुत अच्छी लग रही है। हाँ जी। जिसके कलर्स आए हैं निकल के, जिसका लुक आया है, मुझे तो पर्सनली काफी अच्छा लग रहा है। बात करते हैं इसकी ड्राइव की कि कैसा लगता है चला के, राइड करने में मजा आ रहा है? बिल्कुल मजा आता है। पावर बहुत ज्यादा है। पावर ज्यादा है पहले से तो बहुत ज्यादा है। पहले वाली 411 सीसी आती थी, ये वाली 452 सीसी आती है। 452 सीसी पर उसको बोलते हैं 450 है। हाँ, बोलते 450 है। ठीक है, इसका कलर भी काफी अच्छा लग रहा है। आई थिंक काफी सारे कलर ऑप्शन में भी ये लॉन्च करी है कंपनी ने। ये टोटल 6 कलर ऑप्शंस में लॉन्च करी थी। और ये वाला जो है ये है स्लेट पॉपी ब्लू, जिसको नाटो ग्रे भी कहते हैं। मिड वेरिएंट कहते हैं। हाँ, ये मिड वेरिएंट है, पास वाला। ओके, तो प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं कि कितने की पड़ी थी और ऑन रोड कितने की पड़ी थी ये बाइक, और माइलेज कितना है, सब कुछ मिलेगा आपको देखने को। और फाइनल वर्डिक्ट में देने वाला हूँ वीडियो के लास्ट में, तो भाई पूरा वीडियो देखना। अब बात करते हैं भाई, देखो अपीलिंग तो है बाइक। जब आप निकलते हो लेके बाइक को तो लोग देखते हैं, मतलब पूछते हैं भाई ये कब लॉन्च हुई थी, कितने की है। मार्केट में बिल्कुल नहीं है, तो रोड प्रेजेंस वैसे ही आपको पता है, टैंक वगैरह एकदम बल्की है, बहुत बल्की है। तो काफी लोग पूछते हैं रोक के कि भाई कौन सी बाइक है, रॉयल एनफील्ड ने ये कब लॉन्च कर दी। तो काफी ज्यादा चीजें लोग पूछते हैं। अच्छा, ये बात तो है, बाइक बल्की बहुत लगती है, खासकर बैठने के बाद। जो पहले वाली हिमालयन थी हम लोग बैठते थे तो इतना ज्यादा बल्की महसूस नहीं होता था, इतनी बड़ी बाइक का फील नहीं देती थी। पर ये बाइक थोड़ी सी बड़ी बाइक का फील देती है। थोड़ा पास से मैं चाहूंगा दिखा दो एक बार थोड़ा सा इस तरफ से, तो जिससे कि जो टैंक कैपेसिटी आई थिंक 17 लीटर की है। ये 17 लीटर्स का टैंक है। ओके, अगर माइलेज की बात करें तो ये टैंक के हिसाब से आपको कितना माइलेज मिल रहा है? माइलेज ये सिटी में देती है 17-18 की। जो हाईवे पे है वो ये देती है 28-29 30 तक भी दे सकती है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू ड्राइव। अच्छा, कंपनी यहाँ पे क्लेम कर रही है मेरे ख्याल से 25 kmph इन सिटी पर, लेकिन देखो ओनरशिप रिव्यू जानने का मतलब ये होता है कि एक्चुअली प्रैक्टिकली कितना दे रही है माइलेज। अच्छा, चेंजेस क्या क्या लगे आपको इस बाइक में? चेंजेस सबसे पहले तो इसके अंदर जो पहले वाली थी हमारी लुक्स के मामले में अगर हम लोग बात करें तो इसका जो टैंक है वो पहले बहुत पतला आता था। बिल्कुल एक तरीके से अब मैसिव कर दिया, एकदम टाइगर से इंस्पायर्ड है पूरा का पूरा टैंक। राइट, ट्रायम्फ टाइगर से थोड़ा सा इंस्पायर लगता है मुझे भी। और उसके अलावा जो इंजन है वो एकदम पावरफुल कर दिया है। रिफाइंड है, कुछ रिफाइनमेंट बहुत ज्यादा है और वाइब्रेशंस काफी कम कर दिया है। तो अभी जो पहले जो लेग्स पे महसूस होती थी वाइब्रेशन, वो अभी भी लेग्स पे अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे इसके अंदर डैम्पनर दे रखा है इन्होंने वाइब्रेशन कंट्रोल करने के लिए। दोनों साइड के फुट पैड्स के ऊपर है। फुट पैड भी काफी अच्छे दिए हैं ना। हाँ, और इसकी जो है रबड़ पैडिंग है ये रिमूवेबल है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना ऑफ रोडिंग के लिए, आप इसके यहाँ खड़े होने के लिए तो ये काफी ज्यादा स्पाइक्स दे रखे हैं, तो वो आप फुट रेस्ट में भी कर सकते हो। उसको सैडल बोलते हैं ना। हाँ, उसको सैडल करके चलाना बोलते हैं। ओह नाइस 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 नाइस, ये काफी अच्छी चीज है। प्रॉपर ऑफ रोडिंग के हिसाब प्रॉपर निकाली है इन्होंने, और टैंक के ऊपर भी प्रोटेक्शन के लिए पूरा का पूरा दे दिया। ये काफी अच्छा है। अगर बाई चांस का बाइक गिर जाती है आपकी तो भाई ये आपकी बाइक को प्रोटेक्ट करने वाला है। बिल्कुल। और ना मतलब की फिनिशिंग मुझे बाइक की अच्छी लगी है ओवरऑल, जो रॉयल इनफील्ड में कभी नहीं मिलती, बहुत रेयर मिलती है। पर आप ओवरऑल देखोगे तो आपको इतने तार वार नजर नहीं आएंगे। बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन इसका डिजाइन दिया गया है, शार्प लगती है देखने में। और सबसे अच्छी बात लगी है इसकी हेडलाइट जो कि एलईडी कर दी है। हेडलाइट पूरी एलईडी है, बट परफॉर्मेंस जैसे कि हम लोग हाईवे वगैरह पे अगर टूर करते हैं तो उसमें हमको ऑक्सिलरी लाइट्स की अभी भी जरूरत पड़ती है। अच्छा, ओके। हाँ, तो जो भी फॉग लाइट्स वगैरह आती है उसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि क्या है इंडियन रोड कंडीशन जो है ना उस पे हर जगह स्ट्रीट लाइट्स नहीं मिलती। तो जहाँ पे खासकर हाईवेज पे और कभी कभार फॉग की भी होती है, तो व्हाइट लाइट जो है वो फॉग को कंट्रोल नहीं कर पाती। येलो लाइट जो होती है ना बेसिकली ऑक्सिलरी लाइट्स में जो आती है वो बेसिकली फॉग काटने के लिए बनी होती है। तो वो एक तरीके से नेसेसिटी आप लगवाने वाले मुझे लग रहा है। हाँ, वो लगने वाली है इसके अंदर, बिल्कुल। ओके, बात करते हैं इसके एलईडी इंडिकेटर्स की। यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर आपको मिल गए हैं। पहले यहाँ पे हेलोजन था, नॉर्मल थे, अब आपको एलईडी मिल चुके हैं। लुक भी काफी शार्प है, कभी पतले से दिए हैं। और अच्छा, टायर के बारे में क्या बोलोगे? यहाँ पे ट्यूबलेस टायर तो नहीं है? हाँ, ट्यूबलेस कंपनी ने क्लेम किया था कि इसके अंदर जो है ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स आएंगे। स्पोक बेसिकली ये तारे होती है जिनको आएंगे वैसे इन फ्यूचर, वो एक्सेसरीज का पार्ट है। उसके अंदर कुछ सर्टिफिकेशंस उनकी अभी पेंडिंग चल रही है। कह रहे हैं कि मार्च एंड या फिर अपना मुझे लगता है 15 से 20 हजार खर्चा हो ही जाएगा, ज्यादा ही दोनों टायर्स में। क्योंकि जो अलग अलग ब्रांड्स है, होंडा के आप अफ्रीकन ट्विन बात करो तो 50-60 हजार के वो लोग बनाते हैं। खैर ओवरऑल टायर आई थिंक सीएट के इसमें आपको मिलते हैं। और सीएट के ये 21 इंच का टायर है, और ये सीएट का जो टायर है ना, सीएट ग्रिप आरई है। ओके, तो ये रॉयल एनफील्ड
के लिए स्पेशली बनाया गया है। ये इसके अंदर ट्यूब डली हुई है, बट जो टायर है वो ट्यूबलेस भी परफॉर्म करता है। ओह नाइस, ये अच्छा। तो जैसे अगर मान लो फ्यूचर में कभी कंपनी कह रही है कि इसका रिम चेंज करेंगे, ट्यूबलेस बनाएंगे, तो सेम एज इट इज यही वाला टायर, ये वाला टायर यूज हो जाएगा, अलग से दूसरा टायर नहीं लेना पड़ेगा। अच्छा चलो, ये अच्छी बात है। इसका बस एक ये डीमेरिट है, खराब होने के बाद बाहर से चेंज नहीं करा सकते, कंपनी पे ही जाना पड़ेगा, कंपनी से ही लेना पड़ेगा टायर। तो यार कंपनी कहीं ना कहीं अपनी मार्केटिंग देखो करेगी। अच्छा दूसरा यहाँ पर स्पोक व्हील तो आपको मिलते ही मिलते हैं, जैसे पहले वाली हिमालयन में थे। बात करें इसके फ्रंट डिस्क की, तो आई थिंक ये कितना है, 310 इसका mm तो मेरे को ऐसे ऑन रिकॉर्ड 320 mm के आसपास अपना डिस्क मिलता है। इस सेगमेंट के अंदर अगर हम बात करें ADVs की, चाहे आप BMW GS 310 देख लो या KTM एडवेंचर देख लो, उनसे बड़ी डिस्क है इसके अंदर। और ओवरऑल ब्रेकिंग जो है वो भी काफी बढ़िया है। ABS आप इसका एक उसके अंदर बटन दे रखा है मोड का, उसी से ही इसका ABS जो है वो कंट्रोल हो सकता है। तो भाई मोड्स भी आएंगे धीरे धीरे, पूरा डिजिटल मीटर दे दिया गया है, वो भी दिखाएंगे क्या क्या आपको फीचर मिलता है, बात करेंगे उस बारे में। अच्छा इसमें काफी सारा अपना सामान प्लास्टिक लगा दिया है, पहले मेटल काफी ज्यादा आया करती थी, तो अच्छा लग रहा है। तो जो ये ऊपर की जो बीक होती है पहले वाले में मेटल आती थी, प्लास्टिक। क्या है कि वेट रिडक्शन भी कम करना है कंपनी को, पर यार ज्यादा वेट तो कम नहीं हुआ, 2 किलो कम हुआ है सिर्फ। बेसिकली क्या किया है कि इंजन इन्होंने बड़ा कर दिया, पहले 411 था, अब 452 सीसी कर दिया। उसको मैनेज करने के लिए, के लिए इन्होंने पिछली वाली जो हिमालयन है उससे 2 किलो वेट कम किया है। अच्छा, तो वो बेसिकली जो स्टार्टिंग के फ्रंट पार्ट्स वगैरह इन्हीं से ही कम किया मेन तो। अच्छा इसमें आपका टैंक गार्ड तो आप कंपनी ने दिया है, काफी अच्छी इसकी बैजिंग भी लग रही है रॉयल एनफील्ड की। इसके अलावा आपने जो इंजन गार्ड लगाया वो आई थिंक आफ्टर मार्केट है। ये आफ्टर मार्केट है, साथ में ये साथ में भी आता है, मैंने साथ में भी लिया था। जो कंपनी से आता है वो क्या है कि वो जो इंश्योरेंस है ना उसके अंदर इंक्लूडेड रहता है। अच्छा ओके। तो बाइक अगर कभी उसकी वजह से डैमेज होती है तो इंश्योरेंस में कवर्ड हो जाता है, कवर हो जाएगा। बट उसके अंदर ना स्लाइडर्स नहीं आते थे, तो स्लाइडर्स की वजह से सबसे ज्यादा खास बात तो ये कि हम क्रूज कर सकते हैं आगे पैर रख के। राइट, ये बात सही है, क्योंकि ना जब लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो पैर आगे रखने में थोड़ा सा क्रूजिंग करने में थोड़ा सा मजा आता है। हर टाइम बंदा ऑफ रोडिंग तो करता नहीं। राइट। अच्छा सस्पेंशन की बात करें तो मोनोशॉक भी है, आगे शोभा के मिल जाते हैं, तो कैसे लगता है? बढ़िया है, ट्रैवल बढ़िया है सस्पेंशन का, और काफी मतलब जो इसकी 12 वे एडजस्टेबल है इसका पिछला सस्पेंशन जो है। तो जिन लोगों का थोड़ा रहता है ना सीट हाइट ऊंची लग रही है तो इसको सॉफ्ट भी कर सकते हैं, सीट हाइट नीचे भी हो जाएगी। हाँ ये मैंने देखा था यार, इसकी जो सीट है ना भाई, ड्राइवर सीट, इसकी आप हाइट भी ना एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपकी हाइट 5'8" भी है, 6 फीट भी हो तो भी बहुत आराम से। मेरी पर्सनली 5'7" है। 5'7" है। एक बार दिखा दो यार बैठ के कितने पैर आ रहे हैं, किस तरीके से। मैं बड़ी आराम से चला पाता हूँ बाइक। ये आप लोग देखो दोनों साइड के 5'7" और आपको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आप टॉप पे हो इस टाइम पूरे। बिल्कुल टॉप पे हूँ, और अगर जैसे कभी कभार होता है बैलेंस बिगड़ने लगता है तो 2 बार बाइक गिर भी चुकी है। अच्छा। बट ये स्लाइडर्स वगैरह जो है ना ये बचा लिया है। स्लाइडर्स हो गए, पीछे का सैडल हो गया, इसके ऊपर टिक जाती है बाइक, तो थोड़ा फायदा हो जाता है इनका। ऑलराइट, तो भाई आप देख रहे हो 5'7" अगर आपकी हाइट है तब भी आप आराम से बाइक चला लोगे, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल। एंड बात करें अब कॉर्नरिंग की, तो देखो पहले वाली बाइक में कोई इशू था नहीं वैसे कॉर्नरिंग का, तो अभी कैसा लग रहा है? कहीं गए हो? मैं जैसे दिल्ली में, तो मैं दिल्ली में रहता हूँ आपको पता ही है, तो हमारे यहाँ पे कॉर्नरिंग करने के लिए सबसे बढ़िया है अरावली हिल्स। वहाँ पे लेपर्ड ट्रेल गए थे तो बढ़िया इसने परफॉर्म किया, मजा आया पूरा। एकदम आप जो नीज है ना वो एकदम इसके टक इन हो जाती है, तो बाइक पूरी की पूरी कंट्रोल हो जाती है, कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है। बिल्कुल। तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये बाइक ना देखो मोस्टली लोग चलाते हैं हाईवे पे, पहाड़ों पे, ऑफ रोड पे, तो कॉर्नरिंग की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वैसे देखो यार जो सस्पेंशन वगैरह है, जिसकी हाइट है, जो वेट है ना, मैनेज तो कर दिया है कंपनी ने, और मुझे लगता है जो भाई कह रहे हैं कि यार दिक्कत नहीं आने वाली, तो आप अगर कॉर्नरिंग ज्यादा करते हो, पहाड़ों पे रहते हो, तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। इसकी जो बेसिकली वेट की दिक्कत है वो सबसे ज्यादा आती है बाइक उठाने में, जब स्टैंड से उठाते हैं ना। अच्छा। यहाँ पे आता है वजन। ये मुझे पहले भी समस्या आती थी इसकी। अच्छा मैंने पहले वाली हिमालयन तो स्टैंड है वो काफी ज्यादा ना नीचे आ जाती है बाइक, अगर आप देखोगे कैमरे के फ्रेम में भी काफी ज्यादा बाइक लीन करती है। अच्छा वैसे अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस है बाइक की? ग्राउंड क्लियरेंस तो बहुत है, बहुत ज्यादा है, पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। नाइस। और यहाँ पे आपको इंजन गार्ड भी मिल जाएगा, ये आई थिंक मेटल का है। हाफ मेटल है, हाफ प्लास्टिक है। अच्छा मिक्स है? हाँ मिक्स, मतलब कि क्या है कि ये जो साइड वाला पार्ट है मेटल है। अच्छा ठीक है। और नीचे जो अंडर बॉडी है वो आता है आपका प्लास्टिक का। आई थिंक ओवरऑल वैसे मेटल ही दे देते ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि पूरा सेफ्टी मिल जाती है पत्थरों वगैरह पे ऑफ रोड करने में। कंपनी ने भी कुछ सोचा होगा। अच्छा बात करते हैं इसके एग्जॉस्ट की। यहाँ पे एग्जॉस्ट आपको बहुत बढ़िया दिया है, स्लीक डिजाइन दिया है, पहले थोड़ा मोटा था बल्कि था, पर ये ऐसा लग रहा है कि यार आफ्टर मार्केट लगवाया है। पहले वाला जो एग्जॉस्ट था वो यहाँ तक आता था, एकदम लंबा लॉन्ग कैन जिसको कहते हैं, ये वाला एकदम शॉर्ट कैन है और बिल्कुल स्लीक सा है। ओके, इसकी मैं आपको आवाज सुना के दिखाता हूं। आवाज भी सुना दो इसकी, एग्जॉस्ट नोट की कैसी आती है। ये तो आइडल के ऊपर साउंड है इसकी, ये इसकी आइडल आवाज है।
है ना, काफी डिस्टर्ब नहीं सूदिंग करती है। हाँ। विसल वाली जो आवाज आती थी ना ट्रैम की बाइक्स में, वो रॉयल एनफील्ड ऐसी कुछ आ रही है, वो सूदिंग है, मतलब डिस्टर्ब नहीं कर रही है ना, बैठ के ना जो सामने खड़ा है उसको। तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, मतलब आवाज पर्सनली मुझे अच्छी लगी। एग्जॉस्ट बाकी अच्छा काम कर रहा है। 17 आपको यहाँ पे लीटर का मिल जाएगा, टैंक मिल जाएगा। और अगर बात करें, अब थोड़ी सी बात करते हैं भाई टेक की, इसमें किस तरीके से आपको दिया है सामान। आपको किल स्विच यहाँ पे काफी अच्छी क्वालिटी के दिए हैं, बेटर देन बिफोर। ये जो इसके स्विचेस हैं ये सुपर मीटियोर वाले में है। अच्छा, ओके, यस। जो क्लासिक के अंदर आते हैं थोड़े से ग्लॉस में आते हैं, मैट में आते हैं। सुपर मीटियोर में सिर्फ फर्क ये है, उसमें सिल्वर फिनिश आती है थोड़ी सी, इसमें प्लेन मैट फिनिश है। ठीक है, ऐसा सीन। और साइड और रियर व्यू मिरर भी आपको बहुत स्लीक कर दिए हैं, पतले। साइड का जो रियर व्यू मिरर है वो यहाँ से एडजस्ट भी हो जाता है पीछे से, तो इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने मेटियोर चलाई है, हिमालयन भी चलाई है, पर ये ना घुमाने में बहुत लगने लगी यार, बहुत मुश्किल लगता है, ऐसा लगता है टूट जाएंगे। पर अभी बहुत इजीली घूम रहे हैं, और टाइट भी उतने इतने होने चाहिए। टाइम के साथ साथ कंपनी अब इधर आओ ऋषि भाई, बताओ इसके मोड्स के बारे में, इसकी मीटर के बारे में, इसमें क्या क्या फीचर देती है, और आपको कौन कौन से फीचर सबसे ज्यादा अच्छे लगे? सबसे पहले तो अगर हम बात कर लें, यहाँ पे एम का बटन है मोड का। इसको अगर आप सिंगल टाइम प्रेस करोगे तो राइड मोड में, परफॉर्मेंस में एबीएस ऑन। ठीक है, उसके बाद एबीएस ऑफ हो जाता है सिंगल बटन से, पिछला वाला। उसके बाद आ जाता है कि इसके अंदर इको मोड, इको मोड में भी एबीएस ऑन और एबीएस ऑफ भी हो जाता है। अच्छा जी, ठीक है। तो 4 मोड्स आते हैं। इको मोड के अंदर ये माइलेज थोड़ी अच्छी दे देती है। अच्छा, और वो इसका बेसिकली मैटर करता है, पहली पावर भी तो कम होती होगी उसकी। पहली 4 गियर्स तक आपको पावर कम मिलेगी, उसके बाद 5वीं 6ठी गियर में परफॉर्मेंस वाली ही, मतलब बाइक समझ जाती है कि भगा रहे हो। तो वैसा रहता है। थोड़ा कभी रहता है ना कि तो इसमें स्पोर्ट मोड वगैरह भी है? स्पोर्ट मोड नहीं है, परफॉर्मेंस मोड है, परफॉर्मेंस मोड, इको मोड और परफॉर्मेंस मोड। और क्या क्या ये शो करती है इसके अलावा? उसके बाद अगर हम इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इसकी जो डिस्प्ले है वो पूरा का पूरा जैसे अभी एनालॉग में, वो डिजिटल में चला जाएगा। ओह नाइस। ठीक है, और यहाँ पे इसका फोन मिरर हो जाता है, तो प्रॉपर आपको गूगल मैप्स की नेविगेशन मिल जाती है इसके, जो कि फोन से कनेक्टेड है। फोन से कनेक्टेड हो जाता है। अच्छा, ट्रिपोमीटर आता था पहले, वो अच्छा था या ये अच्छा लग रहा है? टिपर मीटर में बेसिकली क्या होता है, अगर हम इसके साथ फोन भी कनेक्ट करते हैं ना तो वो लैग होता है, इस वाली स्क्रीन में भी वो लैग होता है। तो टिपर के साथ क्या होता है, वो आपको एरोज दिखाता है। कभी कभी क्या होता है, कट मिस हो जाता है और वो एरो बाद में एटलीस्ट आपको पूरा रास्ता नजर आता है कि इसके अंदर बंदा पहले देख ले, राइट में 2 गलियां छोड़ के मुड़ना है, 3 गलियां, पहली जज हो जाता है। फिर स्क्रीन भी थोड़ी बड़ी हो गई है तो इजीली देख पाएगा, वो बड़ी छोटी सी आती थी स्क्रीन, तो टिपर इसके अंदर अभी भी चलता है। यहाँ पे आपको छोटा सा टिपर मिल जाएगा, और अगर आप पहले वाले मोड में वापस जाओगे तो उसके अंदर अभी भी टिपर नेविगेशन ही आता है। अच्छा, बात करें गियर्स, जो आप गियर्स चेंज करते हो, अगर मान लो न्यूट्रल कर रहे हो या गियर पे डाल रहे हो, तो आवाज आ रही है या कैसा है? कोई आवाज नहीं है। इसके अंदर क्विक शिफ्टर आता है, स्लिपर क्लच भी आता है। तो इसके अंदर आप गियर शिफ्टिंग एकदम स्मूथ। मेरे पास पहले रोनिन थी 225, तो उसके अंदर भी ये दोनों चीजें आती हैं। रोनिन 225 और ये ऑफ रोड बाइक, मेरा बेसिकली फंक्शन क्या रहता है, मेरा रहता है हाईवे के ऊपर क्रूजिंग करना। अच्छा, ओके। तो मेरे लिए टूरिंग बाइक्स मेनली होती है, तो मेरे पास उस टाइम भी ऑप्शन था हंटर लेने का, बट वो थोड़ी सी सिटी राइड के लिए आ जाती है, उसका जो पोस्चर है वो क्रूजिंग के लिए नहीं बना। ठीक है। रोनिन क्रूजिंग के लिए थी, ये भी क्रूजिंग के लिए ही लिया मैंने। ऑफ रोडिंग तो कभी कभार शौक है, कभी पहाड़ों पे चले गए या ट्रेल्स पे चले गए तब है, बेसिकली क्रूजिंग का ही रहता है, टूरिंग वगैरह करने के लिए। तो भी टूरिंग करने वाले हो, कभी कुछ करा है? हाँ, टूरिंग हमारी संडे राइड्स वगैरह तो चलती है। वो 100-150 किलोमीटर की भी कभी हो जाती है सिंगल साइड, जब हमारा मन होता है चलाने का। अपने बात करते हैं बाइक आपने कब ली थी? बाइक देखो, बेसिकली ये जो बाइक है ये लॉन्च तो बहुत टाइम पहले ही हो गई थी, लेकिन हमने जो ये बाइक है बुकिंग करवाई थी इसकी नवंबर में, जब इसके प्राइसेस भी डिस्क्लोज नहीं हुए थे। उस टाइम पे सिर्फ मैंने कलर देखा था, और मैंने दिल्ली के 4 शोरूमों में बुकिंग अमाउंट दे दिया। अच्छा जी, कि भैया जब ऑफिशियल बुकिंग खुले मेरे पैसे दे देना। 4 शोरूम में बुकिंग दे चुके थे। ओखला, नोएडा, गणेश नगर में लांबा एंटरप्राइजेस, रोहिणी में नॉर्थ दिल्ली मोटरसाइकिल, कहीं से अभी तक मैंने रिफंड भी नहीं लिया। रुशील भाई, इसे कहते हैं क्रेज इस बाइक का, है ना? मुझे लग रहा है ये अभी अकेले नहीं होंगे, काफी सारे लोगों ने ये काम किया होगा, जिससे कि टाइम से पहले मिल जाए। तो ये आप मान सकते हो पूरे इंडिया में ये सबसे पहले मैंने बुक कराई थी, ये वाला कलर, और इसकी जो डिलीवरी है मेरे को मिली है 25 जनवरी को। 2-3 महीने डिले हो गया, वो इसलिए क्योंकि इस कलर की प्रोडक्शन ही इसी साल शुरू हुई है। अच्छा जी, वैसे ये कलर भी काफी अच्छा लग रहा है मुझे, व्हाइट वाला भी कलर बहुत अच्छा लग रहा था। और इंडिया में सबसे पहले हमने इसकी डिलीवरी ली है इस वाले कलर की 25 जनवरी को। अच्छा, अब सीट पे आ जाते हैं, सीट्स की कंडीशन कैसी है, आपको कंफर्टेबल लगती है? सीट की कंडीशन कंफर्टेबल है, पहले वाली से तो बहुत ज्यादा। पहले वाली का सिर्फ ये फायदा था, सीट हाइट थोड़ी सी लो थी, बंदे के पैर आराम से आते थे, बट इसकी जो कुशनिंग है वो ज्यादा बढ़िया है, और साथ के साथ कलर मैच होता है टैंक के साथ में। और ये अकेला मॉडल है जिसका मैच होता है। टॉप मॉडल या बेस मॉडल देखोगे उसके अंदर प्लेन ब्लैक सीट्स आती है, इसके अंदर कंट्रास्ट में दे रखी है थोड़ी। पैनियर भी रख सकते हो आराम से, इसके अंदर पीछे टॉप बॉक्स लग जाएगा, साइड में पैनियर्स वगैरह सब लग जाएंगे। और बेसिकली ये जो वाली प्लेट रहती है ना, ये रहती है बैग्स बांधने के लिए। अच्छा, ओके। क्योंकि अगर हम कोई भी टॉप रैक लेंगे उसके लिए तो अलग से असेंबली आती है, अलग से प्लेट आती है, तो वो इसके ऊपर माउंट हो जाएगी। डफल बैग्स होते हैं वो बांधने के लिए, डफल बैग्स वगैरह या कोई भी राइडिंग बैग्स भी आते हैं। हाँ, वो हर चीज इसके ऊपर आराम से लोड ले लेती है, पूरी बाइक इसके वजन से हिल जाती है। ओह नाइस, काफी हैवी चीज है ये। अच्छा, अब बात करते हैं ओवरऑल प्राइस पे। प्राइस आपको एक ये वाला जो वेरिएंट है कितने का पड़ा था उस टाइम? ये मेरे को
पहले तो मैं बता देता हूँ मैंने बाइक के साथ साथ लिया क्या था। एक्स शोरूम जो था वो था इसका 2,79,000। अच्छा ओके ठीक है। जो बिलिंग के ऊपर एक्स शोरूम है वो 279 का, मेरे को पिछले साल का ही रेट पड़ा था जो लॉन्च प्राइस था। अब इसके रेट 5-5, 10-10, 15-15 हजार हर वेरिएंट के बढ़ गए हैं। ठीक है। मैंने कंपनी का ही साथ में क्रैश गार्ड लिया था, रोड साइड असिस्टेंस ली थी, एक्सटेंडेड वारंटी ली थी, 0 डेप इंश्योरेंस, रिटर्न टू इनवॉइस, सारी चीजें जो कंपनी से सारे फायदे उठा लिए। हाँ, जो चीजें मिलती है सारी ले ली थी और मेरे को ये पड़ी थी 345 350 के राउंड। ओके 345 के आसपास पड़ी है। 345 के राउंड। तो 3,45,000 में आपको ये वाला वेरिएंट मिल जाएगा। आप इसके नीचे वाले वेरिएंट पे जाते हो किसी और कलर सेगमेंट में, वैसे सिर्फ कलर्स का फर्क है और कुछ कलर्स का ही फर्क है और कुछ फर्क। अगर आप कोई और कलर लेते हो जो बेस वेरिएंट कहते हैं जिसको, वो आपको मेरे ख्याल से 269 लाख एक्स शोरूम है। उसके बाद एक्सेसरीज आप ऐड ऑन करते हो तो वो इससे महंगा हो गया, महंगा ही हो गया। तो उसके जो बेस मॉडल है सबसे ज्यादा रेट उसी में बढ़ा, उस पर 15,000 का इंक्रीमेंट हुआ रेट का। 15,000 का? 15,000। अरे बाप रे। क्योंकि सबसे ज्यादा बिग भी वो है, मतलब अच्छा कलर है। वैसे देखो डिमांड एंड सप्लाई वाला गेम है। अगर डिमांड ज्यादा होती है किसी भी बाइक की या किसी भी प्रोडक्ट की, वो ऑब्वियसली फिर महंगा हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी सर्विस होगी फर्स्ट। सर्विस फर्स्ट होगी है। ठीक है। सर्विस की जो कॉस्ट थी वो पड़ी थी मेरे को 1699, 1700 रुपए की सर्विस, जो कि 350 सीसी की जो रॉयल एनफील्ड आती है, क्लासिक हो गई, हंटर हो गई, मीटियर हो गई, सबसे सस्ती है। उनकी 1900 कुछ की सर्विस होती है, इसकी 1700 की। फर्स्ट सर्विस की बात कर रहे हो? फर्स्ट सर्विस। उसके अंदर इसका जो चेंज हुआ है वो है इंजन ऑयल। ठीक है। 2.1 लीटर ऑयल डला है। ठीक है। ऑयल फिल्टर हो गया, चेन क्लीन, चेन लूप, थोड़ा बहुत टैपेट एडजस्टमेंट, और बेसिकली मेरे को थोड़ा बहुत शीशा इसका लूज हो रहा था बार-बार, तो वो टाइट करा दिया। बेसिकली छोटे-मोटे काम। इतनी जल्दी तो ढीला नहीं होना चाहिए। वाइब्रेशन बाइक के अंदर रॉयल एनफील्ड है, पहले से वाइब्रेशंस कम हुई है, खत्म नहीं हुई है। खत्म नहीं हुई है, बट वो मुझे लगता भी नहीं कि बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। देखो मशीन ऐसी है, 40 bhp की पावर है, तो हर बंदा ना वसूल करना चाहता है। अच्छा, यहाँ पे विंडशील्ड भी आपकी पूरी चेंज हो गई है, छोटी सी बड़ी क्यूट सी है, मैट ब्लैक लग रहा है कलर देखने में, सही लग रहा है देखने में। ओवरऑल आपने अपना लिखा भी यहाँ पे वंडर विंडशील्ड, ये यूट्यूबर भी है भाई, तो ये वहाँ पे भी जाके आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हो। बाइक की डेडिकेटेड वीडियो आती रहेंगी वहाँ पे भी आपको। और ओवरऑल लुक मुझे भी काफी पसंद आया है, बाइक अच्छी है, प्राइस सेगमेंट भी काफी अच्छा है। अगर आप किसी और ब्रांड में जाओगे इस प्राइस ब्रैकेट में आपको इतनी बड़ी हैवी बाइक नहीं मिलने वाली है। ऊपर से स्टाइलिश लग रही है बाइक देखने में। ओवरऑल अगर जाने से पहले एक अपना बताओगे कि यार एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है अब तक? देखो सबसे बढ़िया बात तो ये है, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, सीधी बात। जिसका पर्पस है टूरिंग करना, कभी कभार ऑफ रोडिंग करना और बड़ी बाइक चलाना, क्योंकि इसकी जो बहुत बल्कि और कम पैसों में, हाँ, और कम पैसों में, तो वो ये ले सकता है। इसके जो कंपटीशन की बाइक्स है वो है GS 310 एडवेंचर, ठीक है, वो 4 लाख की आती है। उसके बाद KTM एडवेंचर है 390, वो भी 4-4.25 लाख की आती है। ये उन सबसे सस्ती है, लेटेस्ट बाइक है, पावर भी इसके अंदर काफी है। तो ओवरऑल मुझे लगता है आप 70 से 80 हजार बचाने वाले हो इस बाइक पे। ऊपर से रॉयल इनफील्ड है, आपकी रीसेल वैल्यू इस बाइक की बहुत अच्छी मिलती है हमेशा। जब भी कभी सेल करोगे तो मतलब कि घाटे में नहीं सेल करोगे, प्रॉफिट में ही बेचोगे, इतना गारंटीड है। मुझे भी ओवरऑल बाइक अच्छी लगती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और बाइक अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जिसको लेनी चाहिए ये बाइक। और आपको सबसे अच्छा क्या लगा इस बाइक में प्लीज कमेंट करके बताओ। इसकी पावर, इसके लुक, इसकी फीचर्स, जो भी अच्छा लगता है कमेंट करके बताना। थैंक यू ऋषि भाई, बड़ा मजा आया। थैंक यू भाई, थैंक यू, बाय, टेक केयर।